नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो हम एक सीरीज लेकर चल रहे हैं कलिंग की गाथा। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कलिंग का प्राचीन इतिहास क्या था। अब हम आपको बताएंगे कि कलिंग की ट्रेड हिस्ट्री क्या थी, जिस ट्रेड हिस्ट्री की वजह से ही इतने ज्यादा अटैक हुए कलिंग पर और कलिंग को हर कोई अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। तो देखिए, कलिंग की ज्योग्राफी ऐसी थी कि इसे एक बहुत बड़ा समुद्र मिल जाता था, समुद्र जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। अब एक तो इसके पास समुद्र है, तो समुद्र की वजह से इसने क्या डेवलप कर लिए, मरीन रूट्स डेवलप कर लिए। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी बहुत ही अच्छी चीज ये थी कि यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा थे। बड़े बड़े जंगलों की वजह से यहाँ पर टिम्बर की लकड़ी भी मिलने लगी। अब टिम्बर की लकड़ी का व्यापार होने लगा। टिम्बर की लकड़ी आप जानते हैं कि ये काम आती है ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के कामों में। मतलब पहले के टाइम पे जो घर बनते थे वो मिट्टी के बने होते थे, तो उन्हें साधने के लिए जो लगती थी वो लकड़ी लगती थी। तो एक तो टिम्बर की लकड़ी उस कंस्ट्रक्शन के काम आने लगी, दूसरा व्हीकल्स बनाने के काम आने लगी। अब देखिए, पहले के जमाने में आप मान के चलिए कि आपने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा, वो जो हथगोला फेंकने वाली एक मशीन होती थी वो पूरी लकड़ी की होती थी। वो किससे बनती थी? टिम्बर की लकड़ी से। रथ बनते थे, ये किससे बनते थे? ये सब टिम्बर की लकड़ी से बनते थे, क्योंकि टिम्बर की लकड़ी बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। तो दूसरा एडवांटेज इनको ये मिल गया। कलिंग में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार था कि जिसकी वजह से कलिंग की इकोनॉमी हो गई एकदम वेल डेवलप। और दूसरी चीज आप समझिए कि मरीन रूट डेवलप हो गया था। तो मरीन रूट की वजह से दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनसे इसका कनेक्शन सीधा हो गया। अब उनसे इसका सीधा कनेक्शन हो गया तो ये अच्छा खासा बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे। एक बात हमेशा समझ में रखिएगा कि जहां मरीन रूट्स डेवलप हो जाएंगे वहां की इकोनॉमी हमेशा फ्लोरिश होती ही है, और उसी का फायदा लिया कलिंग ने। और कलिंग उस समय भारत का दरवाजा कहा जाता था। एक तो तक्षशिला हो गया, दूसरा हो जाता है ये कलिंग, कि अगर कोई भी विदेशी आएगा भारत पर हमला करना तो वो कलिंग से आएगा, समुद्री रास्ता होते हुए। तो अब इसके पास समुद्र, जंगल और नेचुरल रिसोर्सेज तीनों बुरी तरीके से भरे हुए हैं। और चौथी चीज कि यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। अब मान के चलिए, आपने गाना सुना होगा कि मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, सोना चांदी। तो ये वही लैंड थी कि एक तरीके से हीरे मोती उगाती थी। इतनी अच्छी फसल यहाँ पर होती थी, इतनी अच्छी क्रॉप हो जाती थी यहाँ पर। तो उसका फायदा भी कलिंग के पास। अब आप मान के चलिए कि 3-4 एडवांटेजेस हो चुके हैं कलिंग के पास। मरीन रूट की वजह से ये लोग क्या कर पा रहे थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, इनकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी। दूसरा, फिर इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए थे। और चौथा, यहाँ पर थे जंगल, जिससे टिम्बर की लकड़ियों का व्यापार अच्छा खासा हो रहा था। इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी हो गई एकदम वेल डेवलप और बहुत ज्यादा मजबूत। अब सोने पे सुहागा और भी कुछ चीजें हो गई। 6वीं सदी में कलिंग का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। कलिंग को बहुत सारी चीजें मॉडर्न की गई। अब कलिंग में पहले से था मेटल का भंडार, पहले भी था, आज भी दिन है। आयरन सबसे ज्यादा, अगर हमारे यहाँ लोहा कहीं से आता है तो वो उड़ीसा से ही आता है, और आज का उड़ीसा तब का कलिंग था। तो कलिंग में मेटल का भंडार भी बहुत ज्यादा था। अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उस मेटल से इन्होंने बनाने शुरू करे खेती के औजार। अब जब खेती के औजार बनने लगे, जैसे हल वगैरह बनने लगे, तो अब आप समझदार खुद ही हैं कि मॉडर्नाइज हो रही है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा बेहतरीन फसलें कहाँ होंगी? कलिंगा में। खेती के औजार बनने लगे और इसकी वजह से होने लगा कलिंग में अच्छा खासी एग्रीकल्चर बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका था वहां पर। मौर्यन पीरियड में कलिंग क्या करने लगा? कलिंग करने लगा एक्सपोर्ट। चाइना, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और रोम जैसे देशों में कलिंग के कपड़े और मसाले होने लगे एक्सपोर्ट। अब इसने पूरा एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट सिस्टम बना लिया, और कपड़े और मसाले ना सिर्फ विदेश में जाते बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भी पहुंचते। अब मौर्यन एम्पायर के ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में खटक रही थी, ये कलिंग इतना ज्यादा वेल डेवलप है और कहीं ना कहीं अब इसको हमें अपने अधीन करना ही होगा। अगर नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, ये आपको कर देंगे खत्म। और फिर सबसे अच्छी चीज ये थी कि कलिंग के जंगलों में पाए जाते थे हाथी। अब हाथियों का क्या मतलब यहाँ पर योगदान रहता है? देखिए, जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा देश कौन माना जाता है, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा माना जाता है? जिसके पास बहुत सारी मिसाइल्स हो, जिसके पास अच्छी खासी आर्मी हो और जिसके पास अच्छे खासे फाइटर जेट हो। आप देखिए, हम राफेल खरीद के लाए ना ताकि हम मजबूत रहे दुश्मनों से।
तो जिसके पास फाइटर जेट हो, ये सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं वो देश। अब कलिंग के पास थे हाथी। हाथियों का उनका भंडार था जंगलों में, और हाथी उस समय जिस राजा के पास हुए, आप समझिए वो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो सर्व शक्तिशाली राजा था। हाथी से बैठने के काम नहीं आता था। हाथी को आप साकर दे दो, वो पूरे रणभूमि में टंटम मचा देता था। अगर वो पागल हो जाए रणभूमि में, तो दुश्मन की सेना भी कुचल के रख देता था। और हाथी से बड़े बड़े किलों के बड़े बड़े दरवाजे तोड़े जाते थे। तो हाथी का इतना ज्यादा यूज था, एक वॉर में, एक राज्य के अंदर, आप समझिए उस टाइम पर ट्रेनर रखे जाते थे हाथी को सिखाने के लिए। और 2-3 तरीके के ट्रेनर होते थे, जो फ्रेंडली बिहेवियर वाले भी हाथी रखे जाते थे, और युद्ध के लिए भी हाथी रखे जाते थे। पूरा हाथियों से ही व्यू बनाया जाता था। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में इसका पूरा विश्लेषण किया है अर्थशास्त्र में। तो आप समझिए उस टाइम हाथियों का कितना ज्यादा योगदान था। और कलिंग के जंगलों में थे हाथी। अब मौर्यन एम्पायर को भी चाहिए थे हाथी। मौर्यन एम्पायर भी क्यों नहीं चाहेगा हाथी को, इतना बड़ा साम्राज्य, अखंड भारत बनाया हुआ है उन्होंने, तो उन्हें भी हाथी चाहिए अपनी मजबूती के लिए। अब मौर्यन एम्पायर और कलिंग की रहती थी हमेशा ऐसी, यानी कि दोनों में तनातनी रहती थी, दोनों में तलवारें खींचती थी। तो अब मौर्यन एम्पायर पूरी कोशिश में था कि किसी भी तरीके से कलिंग को हम अपने अधीन कर दें। अब हाथी तो थे, इसकी वजह से कलिंग जो व्यापार करता था वो करता था हाथी के दांतों का। गेहूं चावल वहां से आते थे, और उसके साथ साथ आयरन भी वहां से जाता था पूरे देश में। अब तलवार किससे बनेगी? आयरन से बनेगी, लोहे से बनेगी। अब लोहा कहाँ मिल रहा है? कलिंगा में मिल रहा है। तो आप सोचिए कि कलिंग की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है उस समय, और ट्रेड हिस्ट्री कितनी शानदार थी कलिंग की, आप ये अपने दिमाग में लेकर चलिएगा। अब ये कलिंग की इतनी ज्यादा ट्रेड हिस्ट्री शानदार थी, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी था इसको अधीन करना। और इसको अधीन करना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी अच्छी खासी सेना इसने अपनी डेवलप करके अपने आप को बहुत अच्छा खासा मजबूत कर रखा था। मैंने आपको बताया कि हाथी इनके पास बहुत सारे थे। अब हाथी थे तो आप जान सकते हैं कि भाई कितने ज्यादा मजबूती से ये अपने किसी भी दुश्मन का मुकाबला करेंगे। यहाँ पर हाथी दांत, यहाँ पर आयरन मिल रहा है, यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं, यहाँ पर मसाले मिल रहे हैं, यहाँ पर टिम्बर की लकड़ी मिल रही, यहाँ पर पत्थर से बने हुए प्रोडक्ट मिल रहे, सब कुछ मिल रहा। इन सब की वजह से विदेशी भी अट्रैक्टिव होने लगे। जो दूसरे देश के लोग थे वो भी क्या होने लगे, वो भी इसकी तरफ, कलिंग की तरफ अट्रैक्टिव होने लगे, और वो करने आने लगे व्यापार। देखिए सबसे ज्यादा देश वही फल फूलता है जहां पर व्यापार होता है। अब विदेशी आ रहे हैं, कलिंग में रुक रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। यहाँ से सामान खरीद के ले जा रहे हैं, उसका टैक्स दे रहे हैं, रहने का, खाने का, वो सारा खर्चा पे कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा फायदा होगा। और कुछ विदेशी यहीं पर आकर बस गए थे व्यापार करने के लिए। तो कलिंग के संबंध दूसरे देशों से भी अच्छे खासे मजबूत हो गए। कलिंग ने जल्द ही, आप समझ के चलिए कि श्रीलंका, बर्मा और बाली जो कि आज के समय में इंडोनेशिया में आता है, इन सब में अपने संबंध नए बना लिए, इन सब से रूट अपने डेवलप कर लिए, और यहाँ पर भी ट्रेड शुरू हो गया। यही चीज कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर खटक रही थी, और वो लगातार इसको जीतने की कोशिश कर रहे थे। मौर्यन एम्पायर के 2 राजा इसी बात में खप गए कि किसी तरीके से कलिंग को हम जीत लें, और उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी वो कलिंग को जीत नहीं पाए। लेकिन उन 2 राजाओं के बाद आता है तीसरा राजा, जो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के आया था कि उसको कलिंग जीतना है। और वो कलिंग को जीतने के लिए ऐसे लड़ा कि मानो इसको जीतने के बाद वो सारी दुनिया का सम्राट बन जाएगा। और उसने इस युद्ध को जीतने के लिए पूरे कलिंग को तहस नहस कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कौन था ये राजा, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग किस तरीके से खात्मे की तरफ चला, ये पूरी आप सब कुछ इस पूरी सीरीज में जान पाएंगे। आपको अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपकी स्टडी में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने सभी पढ़ने वाले दोस्तों को, भाइयों को शेयर कर दीजिए। और अगले कैसे वीडियो बनाएं ये भी बता दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहां हम सुनाएंगे कलिंग के युद्ध की गाथा। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।